जो बनना हो इतिहास मुझे, महाभारत में हो जाऊं। पांडव कौरव में भेद नहीं, मैं किरदारों में ढल जाऊं। महाभारत एक ऐसी कथा है जिसमें केवल हमारा इतिहास नहीं बल्कि हमारा वर्तमान भी है, और क्योंकि वर्तमान से ही निकलता है हमारा भविष्य, तो महाभारत में जहां हमारा इतिहास है, हमारा वर्तमान है, वहां हमारा भविष्य भी है। बिल्कुल सही कह रही हो सत्या। अगर ये कल प्रासंगिक था तो आज भी है और कल भी रहेगा। आज हमारे शो में हमारे साथ इसी महाग्रंथ पर आधारित नाटक महाभारत द एपिक के कुछ विशिष्ट कलाकार मौजूद हैं, तो चलिए मिलवाते हैं आपको उन सभी से। रणभेरी बजती है, पांच जन्य गूंजा है, रणचंडी के हाथों वीरों की पूजा है। धर्म का उजाला है, अधर्म का अंधेरा भी, रात है असत्यों की, सत्य का सवेरा भी। नमस्कार, महाभारत द एपिक टेल की जो पूरी कास्ट है हमारे साथ, आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पुनीत इस्सर जी, इन्हें मुझे नहीं लगता किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। हम सब ने बचपन से महाभारत में आपको दुर्योधन की भूमिका निभाते हुए देखा है। यहाँ इस प्ले में भी आप दुर्योधन की भूमिका निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनीत जी। नमस्कार। सिद्धांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप महाभारत द एपिक टेल में कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक महती भूमिका है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस प्ले में निभा रही हैं भूमिका मां धरती का। बहुत ही सुंदर एक अगर देखा जाए भूमिका है पूरे महाभारत में। इसके विषय में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राहुल भूचर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस प्ले में आप भूमिका निभा रहे हैं कर्ण की, और साथ ही आप फेलिसिटी थिएटर के फाउंडर भी हैं, जो इस तरह के बहुत सारे प्लेस जो है लोगों तक लेकर आ रहा है। इसके लिए शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरलीन कौर जी, आपका भी बहुत बहुत यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। आप निभा रही हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका द्रौपदी जी की, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये हम सब के लिए बहुत ही खास मौका है कि आप सब एक साथ आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले कि जब हम दुर्योधन की भूमिका की बात करते हैं, और विशेष तौर पर अगर हम इस प्ले के, इस नाटक की बात करें महाभारत द एपिक टेल की, तो इसमें जो सारा नरेशन है वो दुर्योधन के दृष्टिकोण से है। तो आपने जब इसको लिखा तो दुर्योधन के दृष्टिकोण को और साथ ही कर्ण के दृष्टिकोण को क्यों चुना? ऐसा था जी कि मैंने कुछ 35 वर्ष पहले B.R. चोपड़ा साहब की महाभारत सभी जानते हैं। सब जानते हैं। तो और क्या है कि ऐसा कुछ हुआ है कि वी बीन सो लकी, सो फॉर्चुनेट कि मतलब 35 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन लोग उन पात्रों को भूले नहीं हैं। उस धारावाहिक को भूले नहीं। और अब क्या होता है कि हर एरा में, हर वक्त लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दृष्टिकोण से उन्होंने महाभारत को अभिव्यक्त किया है। कर्ण का दृष्टिकोण लिखा गया। आपने रश्मि रथी पढ़ी होगी जी, दिनकर जी की। फिर मैथिली शरण गुप्त जी ने जयद्रथ वध लिखा जी। फिर शिवाजी राव सावंत जी ने मृत्युंजय लिखा कर्ण के दृष्टिकोण से। B.R. चोपड़ा साहब ने जो बनाई, उन्होंने भीष्म पितामह और बाकी सारे पात्रों को लेके उन्होंने उसका ताना बाना बुना। तो कई चीजें बनी हैं, बहुत लोगों ने किया है। सो मेरा ये था क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, बिकॉज कि एक अलग एक पहलू लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो हिस्ट्री है दैट हैज बीन रिटन बाय द विक्टर्स, बट द वैंक्विश्ड आल्सो हैज अ टेल टू टेल। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत जरूरी है। तो मेरा था कि क्यों ना दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को लेके कुछ चीज बनाई जाए। ऑफ कोर्स आपकी जो मूल जो कहानी है वो तो वही रहेगी, बट उनका भी एक पक्ष है। उस पक्ष को हमने रखने की कोशिश की है। तो उससे क्या होता है कि थिएटर का यही एडवांटेज है कि आप ये चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू नो, यू कैन टच दोज फाइनर कॉर्ड्स। आप उनको टच करें तो जब फिर उस बनता है तो लोगों को लगता है यार अच्छा यार ये भी पक्ष था, ओ यस ये था। फिर हम एक सोचने पे मजबूर कर देते हैं पब्लिक को कि भाई ये चीज है, कहानी वही है, दुर्योधन विलन है, अल्टीमेटली उसकी डेथ होगी, बुरे का अंत होगा, लेकिन उसकी जो जर्नी क्या रही, कर्ण की जर्नी क्या रही,
उसको लेके हमने इसको बनाया। जी, लेकिन जब हम महाभारत की बात करते हैं, बी आर चोपड़ा जी ने जो महाभारत बनाई उसकी बात करते हैं, तो उसमें 94 एपिसोड थे, 1-1 घंटे के एपिसोड थे, तो लगभग 94 घंटे का पूरा सीरियल था। तो जो ये एक एपिक टेल है महाभारत, उसको 94 घंटों में समाहित किया गया। लेकिन आपने जो लिखा है वो 3 घंटों के एक नाटक के रूप में लिखा है, तो बहुत मुश्किल नहीं हुई? बहुत जी, बहुत मुश्किल था, बिकॉज कि आप पूरी महाभारत को 3 घंटे में कैसे समेटें? जस्टिस हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अभी भी जब हमने बनाया तो कुछ 4.5-5 घंटे का बना। अच्छा। जब लिखा तो कुछ 6-7 घंटे का था। क्योंकि यार, ताकि किसी भी पात्र के साथ नाइंसाफी ना हो। तो ये था कि भाई अगर मैं दुर्योधन कर्ण का पक्ष रख रहा हूं तो अर्जुन का क्या होगा, युधिष्ठिर का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये मन में सवाल था मेरे मन में भी आया जी। और फिर लिखने कई ड्राफ्ट चेंज किए कि भाई ये अच्छा, एट द सेम टाइम इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज चोपड़ा साहब की महाभारत वाज सच अ आइकॉनिक थिंग। पंडित नरेंद्र शर्मा जी और राही मासूम रजा साहब ने उसके संवाद लिखे थे। तो एक जो वो लेवल जो उन्होंने बेंचमार्क खड़ा किया था, और प्लस स्पेशली मैं उससे भी जुड़ा हुआ था। अगर मैं कुछ वैसा बनाता हूं तो क्या वो भाई आप कहीं कम तो नहीं रह जाएंगे, जस्टिफाई कर पाएगा? ये बहुत बड़ा एक वो था दिमाग में। पर मेरा था कि नहीं, ये प्रयास करते हैं, एक नया पहलू देते हैं, और उम्मीद करता हूं लोगों को पसंद आएगा। ये जर्नी रही है कि हम पिछले कई सालों वर्षों से करते आ रहे हैं। बीच में तो पेंडेमिक हो गया था जी, उसकी वजह से 2 साल हमारे शोज नहीं हुए। आज हम सेंचुरी की कगार पर खड़े हैं। जी बिल्कुल। जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो उसमें द्रौपदी का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे किरदार इंपॉर्टेंट है, पर द्रौपदी का एक अपना पक्ष है। तो जैसे कि आप लोगों की ये जो महाभारत है ये दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से, तो हरलीन जी आपने द्रौपदी का किरदार निभाया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके इस प्ले में आप द्रौपदी के कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगी? जी, जैसा कि हमने आज तक देखा है कि द्रौपदी को हमेशा हमने माना है कि वही एक रीज़न थी, मेजर रीज़न वही थी जो महाभारत हुई है उसके पीछे। लेकिन जैसा सर ने लिखा है इसे, बहुत थिन लाइन होती है। आप एक एरोगेंस भी शो कर रहे हैं एक दृश्य में, जैसे आप कर्ण के साथ, दुर्योधन के साथ एरोगेंस भी शो कर रहे हैं, अपना प्राउड भी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत प्राउडी हूँ। और ऑन द अदर हैंड एक थिन लाइन ऐसी है कि आपको उसके जस्ट एक इमीडिएट सीन है जो मैं बहुत भयभीत भी रहती हूँ कि मैं ऑडियंस से वो सिंपैथी ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि उसके जस्ट बाद जैसे ही दुर्योधन के साथ मैंने वो किया कि अंधे का पुत्र अंधा, उसके तुरंत बाद चीरहरण हो रहा है। और ऑडियंस, क्योंकि अगर मैं इतना एरोगेंस दिखा दूंगी तो ऑडियंस क्या मुझे अपनाएगी कि अभी तो ये ऐसा कर रही थी, अच्छा हुआ इसके साथ जो हुआ। तो वो मानसिकता जो है वो आनी नहीं चाहिए। तो वो बहुत थिन लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ी, और सर ने बहुत मदद की उस चीज में कि कैसे आप दिखाएंगे कि आप अहंकारी जरूर हैं, आप द्रौपदी हैं, लेकिन आप एक नारी हैं, आपकी कुछ मर्यादा है, आपके कुछ, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए आपके आसपास के लोगों को। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो आसान होता गया। सर, आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ योर्स जिसमें आप कहते हैं कि दुर्योधन बिल्कुल गलत नहीं था, कभी गलत नहीं था, जिसमें आप दुर्योधन के उस पर्सपेक्टिव पे ऐसा बोलते हैं। तो ये कब से प्लानिंग थी कि मुझे दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से महाभारत? वो पता क्या था, वो जो अपनी पुरानी बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी है सर। क्या होता क्या है कि जब आप कोई एक पात्र करते हैं, आपकी अगर उसमें 100% कन्विक्शन ना हो, तो फिर आप उस पात्र को ठीक तरह से निभा नहीं पाएंगे। अब उस वक्त, बिकॉज महाभारत हमें साइन किया था 1986 में, शुरू हुआ 88 एंड में, तो 2.5-3 साल का वक्त मिला। तो बहुत कुछ पढ़ा उसमें क्या था, एंड देन आई हैड टू बिलीव कि नो, यस, दुर्योधन इज राइट। उसके लिए उरुभंगम पढ़ी मैंने, जी महाकवि भास ने लिखा है, महाकाव्य है, तो वो दुर्योधन के दृष्टिकोण से था। तो पढ़ के मुझे वाकई लगने लगा कि नहीं, ये दुर्योधन बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। वो मैं आज भी मानता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने जब बी आर चोपड़ा जी की महाभारत को साइन किया, उससे पहले से ही आप कन्विंस थे कि दुर्योधन बिल्कुल सही था, क्योंकि आप हेलबेंट थे कि नहीं, मुझे यही रोल चाहिए, जबकि आपको भीम का भी रोल ऑफर किया गया था। जी, वो तब ऐसा था जी, बिकॉज दुर्भाग्यवश मेरे साथ एक वो फिल्म मैंने की थी कुली अमित जी के साथ, शुरुआत आपकी उससे हुई थी। उससे एक हादसा हो गया था जिसमें गलती से अमित जी को लग गया था। तो क्या था, मैं आई वाज अ ट्रेन्ड स्पीच एंड डिक्शन प्रोफेसर, आई यूज्ड टू टीच इन द एक्टर स्टूडियो। मैं तलफ्फुज पढ़ाया करता था, और आई वाज अ 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स। जी, सो क्या हुआ, वो हादसे के बाद वो जो मेरे जो चीजें थी एज एन एक्टर, कि भाई स्पीच एंड डिक्शन का पुनीत सर प्रोफेसर है, ये पढ़ाता है और ये जबान जानता है, जबान दराज है, वो सब उधर जो प्रत्यक्ष वो परोक्ष में चला गया। और प्रत्यक्ष में क्या आ गया
कि पुनीत सर जो है डील डोल बहुत बढ़िया है, कद काठी बहुत बढ़िया है और ये मार्शल आर्ट्स करता है, तो वो हो गया कि पुनीत सर फाइटर है। और फिर क्या आपको इंडस्ट्री में जो रोल्स उसी तरह मिलेंगे, तो मुझे उस तरह के रोल्स मिलने लगे जिनसे मैं नाखुश था। फिर मुझे लगा यार मैं ये नहीं करूंगा, तो पता चला कि चोपड़ा साहब जो है वो महाभारत बना रहे हैं और ही वांटेड एक्टर्स हु कुड गिव देम लॉट ऑफ टाइम। तो मैं उनके पास गया, मुझे देखते ही कहते हैं कि साहब अरे वाह भीम आ गए, भीम बना दो। मैंने कहा जी मैंने महाभारत पढ़ी है सर, लेकिन मैं यहाँ पे जो आया हूँ मैं दुर्योधन के पात्र के लिए आया हूँ। तो राही मासूम रजा साहब थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई हम तुम्हें हीरो बना रहे हैं, तो तुम विलन बनना चाहते हो। तो मैंने कहा नहीं जी मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि क्या पढ़ा है तुमने? अच्छा सुना आपसे? तो मैंने कहा डर के, बिकॉज उस वक्त हम तो न्यू कमर थे। मैंने कहा जी मैंने जयद्रथ वध कंठस्थ याद किया हुआ है। उतने बाप मैंने रश्मि रथी कंठस्थ किया हुआ है। तो मैंने कहा सुनाओ, क्या सुनाओगे? तो फिर मैंने कुछ सुनाया उन्हें। सुन सकते जो आपने सुनाया था? हाँ बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए वो ऐसे कुछ जयद्रथ वध जो मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, वो उसमें कहते हैं कि वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। क्या बात है, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, सच में बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने भास की उरुबंगम भी पढ़ी थी, तो आपने ये प्ले लिखा है, क्या उस पे थोड़ा सा आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं या नहीं? हाँ जी डेफिनेटली। पहले तो महाभारत में काम किया जो चोपड़ा साहब की थी, उसको बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ था। द राइटिंग वाज समथिंग एल्स, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया था, तो वो था। फिर मैंने ये जो बाकी चीजें पढ़ी, मैंने कुछ प्लेस देखे, फिर मुझे लगा नहीं हम जो है इसको करेंगे। ये उन दोनों की मित्रता को लेकर बहुत ही ह्यूमन, ये क्या कि इंसान कुछ भी हो सकता है, बट एट द एंड ही इज अ ह्यूमन। और सबसे खूबसूरत बात जो हमारे ग्रंथों की, स्पेशली महाभारत की है, कि इसमें जितने भी पात्र हैं, देयर इज नो कैरेक्टर व्हिच इज कंप्लीटली वाइट और कंप्लीटली ब्लैक। कंप्लीटली ब्लैक, ट्रू। बेसिकली ऑल आर ग्रे कैरेक्टर्स। यही महाभारत जो बताता है। जी बिल्कुल। आप में 99.9% आप में व्हाइट हो सकता है, बट 0.1% आप में भी ब्लैक है। बिल्कुल। और जो 99.9 पॉइंट समथिंग जो बिल्कुल काला है, उसका भी एक कुछ जो है अणु जो होगा वो सफेद जरूर होगा। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे राहुल जी कि जब फेलिसिटी थिएटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप रामायण को भी लोगों के सामने आप उसका मंचन कर रहे हैं, महाभारत का भी मंचन कर रहे हैं, मुझे लगता है भारत में, संस्कृत में हम महाभारत और रामायण को इतिहास कहते हैं, तो जो भारत का इतिहास है आप उसे लोगों के सामने रख रहे हैं। कितना बड़ा काम है ये, और सफल तो आप हैं ही, लेकिन और कितना सफल इस मार्ग पर आपको होना है? देखिए, सफलता का कोई मापदंड मैंने नहीं बनाया, तभी शायद हम लोग चल पा रहे हैं उस पथ पर जिस पथ पर हमने सोचा था हम चलेंगे। हमने एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश की जिससे हमारी यंगर जनरेशन अट्रैक्ट हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे हमारे राम हो, चाहे हमने और भी जितने भी प्लेस बनाए हैं, किसी भी जॉनरे के बनाए, लेकिन हमने ये कोशिश करी कि जो यंगर जनरेशन है, स्पेशली हमारे जो ये हिस्टोरिकल प्लेस है जैसे महाभारत और रामायण, जिसमें लोगों को एक टाइम पे बच्चों को ये नहीं पता कि रामायण में दुर्योधन था कि महाभारत में था। मैंने केम अक्रॉस सच पीपल, तो मैंने कहा नहीं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को तो बी आर चोपड़ा जी ने और रामानंद सागर जी ने सिखा दिया, समझा दिया, पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जब 30 सेकेंड्स की रील का जमाना, जब आदमी खट अपनी स्क्रीन चेंज करता है, वहां पर आज के दौर में अगर बी आर चोपड़ा साहब या रामानंद सागर साहब अगर रामायण या महाभारत बनाते तो कैसी होती, उनका अट्रैक्शन क्या होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर हम OTT देखें या हम सीरियल्स देखें, तो 183 सीरियल्स चल रहे हैं इस समय जो इसी टाइप के ग्रंथों पे या एपिक्स पे या हमारे महाभारत रामायण या जो भी भगवान है हमारे, उनके उस पे चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई डोंट थिंक कि सारे लोग उन सारे सीरियल्स को देखेंगे, तो क्यों ना उनको एक नई चीज परोसी जाए, क्योंकि नाटक मतलब ना अटक। ये पिछले 8000 साल पुरानी आर्ट है जो पिछले 8000 साल से ना अटके चल रही है नाटक। तो मेरे को ये था कि कुछ लाइव में हम दिखाएं, क्योंकि लाइव का जो मजा है वो अपने आप में एक बहुत ही आनंदमय मजा है। उसमें मतलब कोई देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू लाइव। तो अगर हम लाइव में वो चीज परोस सके, और जैसे पुनीत जी ने बताया 3 घंटे में, और हमने 3 सवा 3 घंटे में हमारे राम भी परोसा, लोगों को दिखाया,
और महाभारत भी दिखाई, तो उसमें हमने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स दिखाए, ऐसी कहानियां, ऐसे अनडिस्कवर्ड चैप्टर्स, जैसे महाभारत में भी हमने कर्ण और दुर्योधन का पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव जो बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी, वो मेरे ख्याल भीष्म पितामह जी का और कृष्ण जी का पर्सपेक्टिव था। इसमें हमने कर्ण और दुर्योधन का पर्सपेक्टिव दिखाया, तो एक अलग टेक था। हाँ। तो लोगों को वो अच्छा लगा, लोगों को वो पसंद आया। हाँ। और 3 घंटे में हमने पूरी महाभारत को समर्पित कर दिया, समाप्त कर दिया और पूरा दिखा दिया। ऐसे ही हमने रामायण 3 घंटे, 3.25 घंटे में पूरी रामायण हमने स्टेज पे प्रस्तुत की। हमारे राम में आप राम की भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ पर आप कर्ण की भूमिका निभा रहे हैं, और दोनों ही जो कैरेक्टर्स अगर हम कहें उनमें बहुत अंतर है, तो स्विच करने में दिक्कत होती है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जो ये दोनों कैरेक्टर्स निभाए वो बतौर एक्टर निभाए। हाँ। और एक एक्टर होता है ब्लैंक शीट, उस ब्लैंक शीट में आप कुछ भी भर दो। हाँ। ऐसा नहीं, मैंने दुर्योधन भी निभाया हुआ है। अच्छा। मैंने एक प्ले में दुर्योधन भी किया, मैंने एक प्ले में देवादिदेव महादेव का भी कैरेक्टर किया हुआ है, मैंने एक फ्लैम्बॉयिश फ्लर्ट बॉय का भी एक कैरेक्टर किया हुआ है। सो एक एक्टर जो होता है वो एक कोरा कागज है। हाँ। एक्टर वही जो अपने आप को किसी भी रंग में ढाल दे और वर्सेटाइल हो। अगर एक्टर वर्सेटाइल नहीं है तो वो टैग हो जाएगा कि भाई ये सिर्फ हिटमैन है, या ये सिर्फ रामायण कर सकता है, या ये सिर्फ एपिक्स कर सकता है, या ये सिर्फ छिछोरे कैरेक्टर्स कर सकता है। मतलब हमें एज एन एक्टर, जो हम फेलिसिटी थिएटर में भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, बताते हैं कि आपको वर्सिटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम। तो आपको हर टाइप का कैरेक्टर और हर कैरेक्टर की लेयर में आपको घुसना पड़ेगा। जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिलता है आपको उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। जैसे पुनीत जी ने बोला उनको 2.5 साल मिले स्टडी करने को। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत लीला है प्रभु की, जो इनको 2.5 साल मिले और इन्होंने 2.5 साल में कितने उपन्यास, कितनी किताबें कंठस्थ कर ली, जिसका असर हम आज देख रहे हैं। इन्होंने जो आज दुनिया को दिया महाभारत दी एपिक टेल प्ले के बतौर, जिसके हम 100th शो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है। और हम लोग रहे ना रहे, लेकिन ये प्ले रहेगा और आगे आने वाली जनरेशन इस प्ले को खेलती जाएगी। वही हमारे राम की पोजीशन है। हम लोग ने 3 महीने के अंदर 60 मंचन कर दिए और हम लोग अक्टूबर में 100th मंचन करने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक लीला है। हम लोग तो माध्यम मात्र हैं। जो प्रभु ने लिखा है वो यही लिखा है कि हम इस चीज के लिए बने थे और हम इस चीज को निभा रहे हैं। यही हमारा दृढ़ निश्चय है, क्योंकि ये खत्म होने वाली टेल्स नहीं है। हाँ, जब मैं हमारे राम की सफलता को देखती हूँ या महाभारत की सफलता को देखती हूँ, तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि आज से पहले ये और पहले क्यों नहीं हो पाया, क्यों आज से पहले और लोगों ने इसके विषय में नहीं सोचा था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ये तो अगर मैं और पुनीत जी देखें, मैं पुनीत जी को 2014 से या 13 से जानता हूं, जब ये बिग बॉस के घर में थे, उस टाइम से, उस समय से मैं जिनको जानता हूं। ऐसे ही हमने उस टाइम कुछ सोचा, 2015, 16, 17 में सोचा और ये 18 में एंड में जाके लॉन्च हुआ। और बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हमने इसको लॉन्च किया। तो विधि का लेखन है, इसमें विधि का विधान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे अब हमारे राम भी फॉर दैट मैटर, कि हम लोग कब से सोच रहे थे इसको लिखने का, कब से सोच रहे थे इसको करने का, कलम पकड़ते थे, समझ नहीं आता था, और कब लॉन्च हुआ 22 जनवरी, जब अयोध्या जी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये कुदरती है। हमने पहले अक्टूबर में सोचा था, फिर नवंबर में सोचा था, लेकिन भगवान की लीला ऐसी है कि उन्होंने जब चाहना है तभी होना है, और वो तभी हुआ। जब भी हम किसी किरदार की बात करते हैं तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं। पर्टिकुलर किरदार को लेके, एक ही किरदार को बहुत सारे लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। पर आपने तो श्री कृष्ण का रोल स्वयं प्ले किया है। आप इस पर्टिकुलर महाभारत की बात कर रही हूँ जहाँ दुर्योधन का पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व है, कैसे देखते हैं श्री कृष्ण की भूमिका? जी देखिए, मेरे लिए बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं ना, वो किरदार हैं। जैसे कोई खलनायक है, कोई नायक है। दुर्योधन खलनायक है, अर्जुन नायक है, कर्ण अर्धनायक, ही इज इन द मिडिल। पर जो प्रभु श्री कृष्ण है ना, वो इन किरदारों से ऊपर है, बिकॉज ही इज गॉड। एंड स्पेशली वो इस रूप में आए थे जहां वो जानते थे कि मैं भगवान हूं, मैं निराकार, मतलब ही इज एवरीथिंग। तो वो इन चीजों में बंधते नहीं है कहीं ना कहीं। यू नो, जैसे राम भगवान थे, वो फिर भी कहीं ना कहीं एक मनुष्य थे, उन्होंने एक जीवन जिया, एंड वो बहुत थिन लाइन थी। रावण इज बैड, राम इज पॉजिटिव। कृष्ण ने, भगवान ने चीटिंग भी की है बहुत जगहों पे। तो वो इनसे ऊपर है एज अ कैरेक्टर। एंड वही था, ही न्यू आई एम गॉड। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने गीता सार भी दिया, जो एक गॉस्पेल दी, तो वो तो दोनों साइड बैलेंस करते थे ना। वो उनका क्या था, जो जैसा कर्म करेगा
वो वैसा ही फल पाएगा। तो ही केम फॉर दैट। तो मैंने वो ही माइंड में रख के इनफैक्ट मैंने दूरदर्शन का ही शो था जय श्री कृष्णा। लोग अक्सर बात करते हैं नीतीश सर के बारे में, बट फॉर मी SD बैनर्जी जो सर थे, उन्होंने जो गॉस्पेल्स जो दी थी, जो उन्होंने जो गीता का सार बताया, इतना सुंदर था। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने उनकी रेफरेंस बहुत यूज तो की। 2 लाइनें गीता के सार की हम सुन सकते हैं? अब गीता के सार की हमारे प्ले की ही हाँ, कुछ जी, लाइन्स हैं बिल्कुल। कि एंड में जब दुर्योधन मरता है तो वो बहुत जस्टिफाई करता है अपने आप को, क्योंकि है तो दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से। वो कहता है कि मैं आदर्श पुत्र था, मैं आदर्श भाई था, मैं आदर्श ये था। तो एंड में कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुर्योधन ने जो कुछ भी बोला दिल खोल के बोला है। मरते समय इस परम वीर ने रहस्य हृदय का खोला है, किंतु मैंने इस युद्ध में कोई भी मानव नहीं मिटाया है। मैंने तो बस पाप और अनाचार को दूर हटाया है। महाभारत का एक एक पात्र हमें ये सिखलाता है हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें स्पष्ट स्पष्ट बतलाता है कि रामायण टीचेस यू व्हाट यू शुड डू, व्हाट महाभारत टीचेस यू इज व्हाट यू शुड नॉट डू। एग्जैक्टली। तो फिर वो मतलब एज कृष्णा में हर एक पात्र का फिर बताता हूँ कि अगर पितामह भीष्म ये नहीं करते, वचनबद्ध नहीं रहते, तो ये नहीं होता। हर एक कैरेक्टर का। तो दैट इज द थिंग। अच्छा, आपके पिताजी ने इसमें दुर्योधन का कैरेक्टर प्ले किया है, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या कभी नर्वसनेस हुई सेट पे ऐसे? जी नहीं, क्योंकि एक्चुअली हमने ये साथ में लिखा है, वी आर अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस एंड वो अपने साइड से दुर्योधन को जस्टिफाई करते हैं, मैं तो कृष्ण ही हूँ, तो आई प्ले द कैरेक्टर। अच्छा पुनीत जी, एक बात बताइए, जैसे कहते हैं ना कि पूत के पाँव जो हैं वो पालने में दिखने लगते हैं, तो आपको सिद्धांत के बचपन में इनमें वो स्पार्क दिखने लगा था? In fact, he was a very good student. He was a 90+% student. So then he decided that Dad, I want to be an actor. मतलब बिल्कुल तो पहले अपने जो go through the grind, आप वो because speech, diction, तलफ़ुज़, ज़बान बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको उच्चारण। तो he started learning that, इसने थिएटर किया और फिर जब यहाँ पे आया तो मैंने कहा भाई ये है, तो इसी प्ले में एक जूनियर दुर्योधन का पहले पात्र था, द यंग दुर्योधन। सो फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 1 or 2 years he played that character, और जिसकी बहुत सराहना भी हुई है। जिन लोगों ने 2018-19 में ये प्ले देखा, जब आप जूनियर दुर्योधन का इसमें भूमिका आप निभा रहे थे, बहुत सराहना हुई है, क्योंकि उसमें दुर्योधन का एक अल्हड़पन था और एक बालपन था जो आप बहुत अच्छी तरह से बच्चा होता है, 5 जो विकार होते हैं, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सुख दुख, महत्वाकांक्षा। तो वो कैसे बोलता है कि नहीं मैं ये सब छोड़ूंगा ही नहीं अपनी लाइफ में। एंड वो अच्छा एक सीन था। अभी एज कृष्णा मैं कह रहा हूँ कि बेटा सब कुछ छोड़ दो, तो इट्स लाइक अ टोटल चेंज। तो मुश्किल तो हुई होगी ना उस। See, I also feel कि एक्चुअली ना इवन उस टाइम पे I was the first and obvious choice to play कृष्णा। अच्छा। बिकॉज हम एक ऐसा एक्टर ढूंढ रहे थे जो उस समय ज्यादा टीवी में बिजी ना हो, एंड मुझे तभी टीवी करना नहीं था। बट I felt I was too young that time. Exactly, that's what I was just coming to. And एक एक्टर की भी जर्नी होती है, just because राहुल भैया is there, dad is there, मतलब मैं स्टार्टिंग में कृष्णा को, it was too much of a responsibility to play कृष्णा, तो that's why I said no. I started with it. I did how many 70 shows as that. फिर एक ट्रांजिशन हुआ, मुझे बाहर पहले एक विष्णु के रूप में मुझे बाहर सागर नहीं लिया था, तो राम भी प्ले किया वहाँ पे, कृष्णा भी प्ले किया, कल्कि भी प्ले कर चुका हूँ। जब वो हुआ तो एक कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू इट। देन आई मूव्ड ऑन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो मुझे लगता है इस प्रकृति में जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भार है वो है माँ धरती, जिनका कि आप यहाँ पर किरदार निभा रही हैं, जिनकी भूमिका आप यहाँ पर निभा रही हैं। तो माँ धरती के दृष्टिकोण से महाभारत कैसे दिखता है और आप उसे कैसे निभाती हैं? जैसा कि सर ने कहा कि हर एक के दृष्टिकोण से महाभारत लिखी गई है। एक धरती माता ही है जो निष्पक्ष है, उसने सभी का पक्ष देखा है। धरती की सिर्फ एक ही वेदना है और वो ये है कि वो सब कुछ देख रही है, उसे सबके रीजंस पता है, सारे कारण पता है क्यों हो रहा है, मगर वो रोक नहीं पा रही कुछ भी होता हुआ। सिर्फ उसके ऊपर ये ब्लड शेड हो रहा है, ये खून खराबा हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। तो ये धरती सिर्फ अपनी वेदना बता सकती है। वो ये कह रही है कि उसने इतना कुछ दिया इंसान को, बिना कहे, एक माँ की तरह, बिना कुछ वापस मांगे। क्या तुम मुझे इतना भी वापस नहीं दे सकते कि शांति,
रखो, एक दूसरे का के खून के प्यासे मत बनो, ब्लडशेड मत करो मेरे ऊपर। मतलब एक पॉइंट आ जाता है धरती का जिसमें वो कहती है कि मैं पूरी खून से लथपथ हो गई हूँ। तो ये जिस तरीके से धरती माँ वेदना बता रही है, उससे मतलब इंसान के लिए एक सीख है कि अगर आप ये चीजें ना करें, जैसे कि उन्होंने कहा महाभारत में बताया गया ये नहीं करना, व्हाट नॉट टू डू, तो अगर आप ये नहीं करते तो ये ना होता। इतना बड़ा संग्राम, इतना बड़ा महाभारत, ऐसा महायज्ञ जिसमें इतने लोग मतलब उनकी आहुति दे दी गई, वो ना होता। तो ये आजकल के इंसान तक, कंटेम्प्रेरी इंसान तक भी पहुंचाने की एक कोशिश है थ्रू धरती माँ। बच्ची कह रही है, हम जब लिख रहे थे ना वो था कि बिकॉज चोपड़ा साहब की महाभारत में समय जो थे वो सूत्रधार थे। तो फिर सिद्धांत ने मुझसे कहा कि डैड हम कुछ अलग करना चाहेंगे इसमें। मतलब क्या करें भाई, कहानी कौन कहेगा? तो कहे लेट्स क्रिएट अ कैरेक्टर। सो धरती, धरित्री, वसुंधरा, जिस पर महाभारत हुआ उसके वक्ष पर, तो क्या फिर वो जब उसकी जो करुणा, उसकी वेदना हम एक अभिव्यक्त कर सकते हैं, और ये बहुत ही रिलेटिव होगा आज के समय के साथ। टुडे द वर्ल्ड इज ऑन अ ब्रिंक ना, वॉर्स हो रही हैं, लोग लड़ रहे हैं लैंड के लिए। तो फिर ये धरती का कैरेक्टर जो है हमने क्रिएट किया, उसको लिखा, और इस तरह फिर जो बात हुई। थोड़ा सा अगर हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें, जैसे बी आर चोपड़ा जी के महाभारत की अगर हम बात करते हैं, तो हमने सुना है, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं, कि जब द्रौपदी के चीरहरण का जो सीन था उसमें कुछ 100 मीटर की लंबी एक साड़ी मंगाई गई बिना किसी स्टिचिंग की, एक इस तरह से। तो इस तरह की जो सीन्स हैं जब हम प्ले में करते हैं तो उसको कैसे आप निभा पाते हैं? राहुल जी, हरलीन जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप द्रौपदी का खुद किरदार निभा रही हैं। नहीं, हम लोग इसमें विजुअल इफेक्ट से खेलते हैं। हाँ। प्ले में, क्योंकि प्ले में हमारे पास समय नहीं है रीटेक का, हमारे पास समय नहीं है कट करने का, लाइट को ऑफ करने का, लाइट को, किसी चीज का भी समय नहीं है। हमें उसी 1.5, 2, 4 मिनट के अंदर अंदर पूरी चीज दिखा देनी है, मंचित कर देनी है, और ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए कि रियल में हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग अपने लाइट इफेक्ट्स के साथ खेलते हैं, स्मोक के साथ खेलते हैं, हम लोग ड्राई आइस के साथ खेलते हैं, हम लोग वो सारी चीजें करने की कोशिश कर, प्लस एलईडीज है हमारे पास विजुअल इफेक्ट्स हैं, हम लोग वो सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं जो एक एक्सपर्ट प्रोडक्शन वाले कर सकते हैं ऑन सेट एट द लाइव शो। जितना भी पॉसिबल है उतना करते हैं, और बखूबी निकल के आता है। मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आज आप आके देखें तो आपको, और पूरी गरिमा में रह के आपको 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी बल्कि ये नहीं लगेगा कि इसमें हमने मर्यादा से या गरिमा से कोई खिलवाड़ किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, उस चीज को सर्वोत्तम रखते हुए हम ये चीज करने की चेष्टा करते हैं, और 100 शोज से कर रहे हैं। सारे शोज हमारे हाउसफुल हुए हैं, और हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में हर कोने में कर चुके हैं, लगभग सारी सिटीज, सारे स्टेट, सारे शहरों में हम लोग ये कर चुके हैं, सब ने इसको सराहा है। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इतनी कोऑर्डिनेटेड रहती है, जैसा सर ने कहा है, लाइट हो या कोई भी इफेक्ट्स हो, प्लस जो हमारे बैक स्टेज के लोग होते हैं जो प्रॉप्स रखते हैं, जैसा आपने साड़ी वाला क्वेश्चन पूछा, तो एक हमारा दृश्य है जिसमें जब चीरहरण हो जाता है, लाइट्स ऑफ होती हैं, जब कृष्ण जी आते हैं तो सब इतने ऑन टोज होते हैं, इतने अलर्ट होते हैं, क्योंकि आप भूल नहीं कर सकते, रीटेक नहीं है, एडिट नहीं है, हो गया तो हो गया। सो अभी लाइट आती है, म्यूजिक आता है, जब कृष्ण जी आके उनको बचाते हैं, उनकी मर्यादा वापस उनको देने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जैसे ये फेड आउट होता है, उसी दौरान हमारी जो पीछे की बैक स्टेज की टीम वो इतनी अलर्ट रहती है कि जो साड़ी है उसका एक और प्रॉप एक हमने बनाया हुआ है, जो साड़ी का प्रॉपर एक बंडल आप कह सकते हैं, उसको वहाँ पे रखा जाता है, और आपको एज एन एक्टर इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि मुझे वहीं जाके प्लेसिंग रखनी है लाइट्स ऑफ में। तो ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग रहता है। कितना चैलेंजिंग होता है ये सीन? चैलेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्योंकि जो सेकेंडर्स हैं, अपने म्यूजिक बिट्स हैं या बीट्स हैं, आपको वो कैच करने में थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, लेकिन जब आप 1 या 2 शोज कर जाते हैं, और जब सर जैसे डायरेक्टर हों, राहुल सर जैसे मेंटोर और प्रोड्यूसर हो, तो आपकी डिफिकल्टी बहुत हद तक कम हो जाती है। रिहर्सल्स में ही आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप वो बीट समझ जाते हैं, अपने मतलब को एक्टर के साथ इतने कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं कि आप लोग उनकी बस ऐसे आंख से इशारा ही समझ जाते हैं कि अब वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ। तो सुर तो आप पकड़ चुकी हैं, लेकिन इस सुर के कुछ सुरीले से मतलब बोल हम भी सुन सकते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा सुनना चाहेंगे आप? वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ओके सर, मैं आपको दृश्य सुनाना चाहूंगी। अंधे का पुत्र अंधा अंधे का ये पुत्र मुझे तो बिल्कुल ही अंधा लगता है।
इसे धरती पानी से दिखती है और पानी धरती सा दिखता है। हे सखी, ये बुद्धि से अंधा है, अपने कर्मों से भी अंधा है, व्यवहार से तो अंधा है ही, ये तो अपने रिश्तों से भी अंधा है। ओ दुर्योधन, आंखों से पहले अपनी बुद्धि का शीघ्र उपचार कराओ तुम, क्षमा जाकर पांडवों से मांगो, उसके बाद अपना मुंह दिखलाओ तुम। अंधे का पुत्र अंधा। बहुत सुंदर, बहुत ही जो सुंदर। ये सुनने के बाद वैसे वो जो एक क्वेश्चन था बीच में, मुझे वो ध्यान आया, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इसके जस्ट बाद चीरहरण आए तो सिंपैथी ग्रैस्प कर पाए। हाँ जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये डायलॉग डिलीवरी की है ना, नफरत हो जाए कैरेक्टर से। बहुत सारी ऑडियंस ने बोला ये बहुत डिफिकल्ट है। यस इट इज। राहुल जी, आप उस वक्त कुछ इसमें मैं जोड़ नहीं, रहे थे। मैं ये कह रहा था कि एक्टर्स के लिए तो डायरेक्टर बैठे हैं, पुनीत जी जैसे डायरेक्टर इतने वेटरन 40 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 45 सालों से देख रहे हैं सब कुछ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हम थिएटर वाले फेस करते हैं, क्योंकि जब पुनीत जी भी आए थिएटर में, उससे पहले भी हम लोग थिएटर कर रहे थे, लेकिन थिएटर बहुत मीडियोकर ग्राउंड्स पे था, बहुत हल्के ग्राउंड्स पे था। सेलिब्रिटीज को लाने का हमारा एक मकसद शुरू से रहता है, और ये रहता है कि ऑडियंस जिनकी इनकी इतनी हजारों करोड़ों लोगों की फॉलोइंग है, तो वो लोग अपने जो फेवरेट एक्टर्स हैं उनको अगर स्टेज पे लाइव देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो इसलिए, और उससे इनडायरेक्टली थिएटर प्रमोट होगा। सो मेरे को पुनीत जी को कांटेक्ट करते हुए कुछ 6 महीने के करीब समय लग गया था, बिकॉज ही वाज इन द बिग बॉस हाउस। जब वहां से निकले तो मैंने इनको कांटेक्ट किया। हम लोग दिल्ली में रह करके, जब बहुत छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स थे, 2006, 7, 8 से हम लोग थिएटर कर रहे हैं, 8, 9 से कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था टू रीच द एक्टर्स। सितारे कहते हैं ना, तो सितारों को पहुंचना, सितारों तक पहुंचना, एक बुलंदी तक पहुंचना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सो फॉर अस टू गेट देम ऑन बोर्ड एंड उसके बाद कंटेंट ड्राइव करना, फिर उनको कन्विंस करना, तो पहले तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। 70% आदमी तो वहीं हार जाता है, 20% आदमी हार जाता है जब सेलिब्रिटी कंटेंट को रिजेक्ट कर देता है, और जो बाकी 10% बचता है उसमें से 9% आदमी हार जाता है जब सेलिब्रिटी अपनी फीस बताता है और अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बताता है। तो हम लोगों को ऐसी, और थिएटर में इतना पैसा नहीं, मतलब नहीं था, अब आ गया है। सो वो एक जर्नी थी। सो मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइप के एपिक्स को लाने का मंच पे, जैसे नितिश भारद्वाज जी भी आए, पुनीत सर आए, गूफी पेंटल सर आए, स्वर्गीय गूफी पेंटल सर आए, आशुतोष राणा जी आए, और भी तमाम, राकेश बेदी जी हैं, जितने भी हमारे एक्टर्स, कोई 37 सेलिब्रिटीज के साथ फेलिसिटी थिएटर अपने शोज कर रहे हैं और कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है उन सबको एक एक करके, एक एक मोती को एक माला में पिरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूं पुनीत जी का और उन सब एक्टर्स का जो हमारे साथ जुड़े और हमारे कंटेंट को जिन्होंने सपोर्ट किया, और फिर खुद भी कंटेंट लिखा, जैसे पुनीत जी ने लिखा। अच्छा, जब आपने इनसे संपर्क साधा उसके बाद इन्होंने महाभारत नहीं, पर काम करना शुरू पहले कर चुके थे? हमने एक पहले और एक प्ले किया अच्छा, था। तो पहली बार पुनीत जी को स्टेज पे, मतलब फेलिसिटी थिएटर के स्टेज पे आए थे सबसे पहली बार, और मुझे 6 महीने तो पहुंचने में लगे और 9 महीने कन्विंस करने में लगे। सो एक सेलिब्रिटी एक्टर एट दैट लेवल, जो मूवीज का गर्व, इनकी पिक्चर रिलीज हुई थी सलमान खान साहब के साथ, और दुनिया भर के ये लोग 5-10 हजार एपिसोड्स कर चुके थे टीवी पे। सो ऐसे एक्टर को, प्लस द फेम ऑफ महाभारत एंड द फेम ऑफ ऑल द एपिक प्लेज एंड सीरियल्स दैट ही हैज डन इन हिज लाइफ, ऐसे एक्टर को हम बात करने में हम लोग हिचकिचाते थे। तो उनको लेकर के आना, और फिर हमने उनको अपना कंटेंट, प्री रिटन कंटेंट हमने उनको दिखाया। तो मुझे आज भी याद है, मैंने रात को 11 बजे, 11:30 बजे, 11:50 पे मेरा पहला संपर्क इनसे हुआ। सैटरडे का दिन था, और मैंने इनको बोला कि सर मैं आपसे फला फला, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं फेलिसिटी थिएटर से ऐसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला मेरे पास कल दोपहर को मैं फिर निकल रहा हूँ शूटिंग के लिए। इनकी एक पिक्चर थी ही मैन, जिसकी शूटिंग चल रही थी। तो कहते मेरे पास सुबह का ही टाइम है, वो तो तुम आ नहीं पाओगे। और मैं सुबह 7:45 बजे इनके घर मुंबई पहुंच गया दिल्ली से, और घंटी बजी तो मैं सामने खड़ा था। कहता तुम आ गए, मेरे को तो लगा तुम आओगे नहीं, और ये मेरे को पहचाने ना, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, मैं तो पहचानता ही था। तो फिर हमारा जो डिस्कशन हुआ वो दोपहर को 3 बजे तक चला, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक हमारा डिस्कशन चला। और उस डिस्कशन के बाद ही वॉज दी ओनली एक्टर जिन्होंने पहले डिस्कशन में, बिकॉज इनमें ना टेंट्रम्स नहीं है, जैसे सेलिब्रिटी टेंट्रम्स जिसको बोलते हैं, इन्होंने उसी टाइम बोला कि हाँ मेरे को ये कंटेंट पसंद है, आई विल डू इट। और लेकिन मंच पे कदम रखना मैंने कभी नहीं रखा। सो राहुल, फर्स्ट टाइम आई विल स्टैंड ऑन द स्टेज विद यू। सो हम वो उसको स्टडी करेंगे कैसे करना। उसके बाद 9 महीने हमें लगे उस चीज को मंच पे लाते हुए। लेकिन वो प्ले हुआ, वो प्ले ज्यादा नहीं हमने किया, अराउंड 25-40 शोज किए। हाँ, रावण प्ले था, उसके हमने कोई 25 से 40 शोज किए। फिर उसके बाद हमने
महाभारत दी एपिक टेल बनाने की चेष्टा करी, एंड रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। उसके बाद ये तो प्ले आई थिंक इंडिया नंबर 1 प्ले हो चुका है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती थी पुनीत जी कि महाभारत की जब हम बात करते हैं तो आज की जो जनरेशन है, जिसे एक टर्म दिया हुआ है ना जेनजी, तो उनकी वो महाभारत उनके लिए जानना कितना इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री जानना एक अलग बात है, उसके अलावा महाभारत जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि महाभारत के बहुत से पर्सपेक्टिव है, बट एक फेमस पर्सपेक्टिव ये है महाभारत का कि इसमें सिर्फ युद्ध है, भाइयों में कलह है, इस तरीके के पर्सपेक्टिव्स है। तो आज का जो ये हमारा जेनजी समाज है, उन्हें क्यों महाभारत देखनी चाहिए? देखिए क्या है जी, जो महाभारत की जो कथा है ना, इट इज वेरी रिलेटेबल। आपको हर व्यक्ति को उससे आइडेंटिफिकेशन होती है। आज भी आपको लगेगा हर घर में यार एक ऐसा एक दुर्योधन जैसा बच्चा है। अच्छा, पुत्र मोह, माता पिता को एक बच्चे से ज्यादा प्यार होगा, फिर द्वेष, ईर्ष्या, ये जो इमोशंस हैं ये मतलब ये ह्यूमन इमोशंस हैं, और पूरी महाभारत जो है वो इन्हीं ह्यूमन इमोशंस पर आधारित है। इवन सोसाइटल थिंग्स, जैसे कि अगर आप कास्ट सिस्टम देखें तो उसका पूरा एक महाभारत में जो भी एकलव्य के साथ हुआ या कर्ण के साथ हुआ, एंड उसका परिणाम जो हुआ बुरा ही हुआ। तो आजकल भी जो ये सब चीजें चलती हैं, तो यू नो फेवरेटिज्म होती है, ये होता है, तो वो तो है ही उसमें ना सब कुछ। नॉट ओनली दैट, इवन रामायण और महाभारत से हमारी आज की जो करंट डेट की जो सारी कहानियां वो वहीं से निकली हुई हैं। कोई भी ऐसी कहानी आप पकड़ लो, आपको महाभारत या रामायण में वो कहानी मिल ही जाएगी। और उस जनरेशन को हमें ये सिखाना भी जरूरी है कि भाई वहां पर ये हुआ था, आप उसी से कुछ सीख लो। तो उसको एक अच्छे पैकेट में, अगर हम अच्छी मार्केटिंग पैकेट में परोसे और लोग उसको देखें, तो डेफिनेटली दे विल टेक समथिंग बैक होम। और अगर 5%, 2%, 10% भी अपना हमारे मंचन का अपने घर में, अपने निजी जीवन में वो धारण कर ले, तो हमारा मंचन जो है वो सफल हो जाए। सफल है जी। वो कहते हैं ना कि इस संसार में जो कुछ भी है उसका एक अंश आपको महाभारत में अवश्य मिलेगा। ये कहते हैं दुनिया की जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी पात्र हैं, आपको सब महाभारत में मिलेंगे। क्या बात है, वाह। और जो अगर जो महाभारत में नहीं है वो वैसे दुनिया में नहीं है। वो एक है ना यदि हास्ती वाला, कि जहाँ जो महाभारत में है वो है, अगर नहीं है महाभारत में तो कहीं नहीं। बहुत किसी ने बहुत, एक बार मैं वाज स्पीकिंग टू अपना पंडित नरेंद्र शर्मा जी, मैं भी सीखना चाहता था, तो मैंने पूछा कि सर ये क्या मतलब, कुछ लोग कहते हैं काल्पनिक है, तो बहुत सुंदर उन्होंने इसका मुझे जवाब दिया था कि बेटा अगर कोई कहता है कि महाभारत जो है वो वास्तविक है, इट इज रियलिटी, तो ये अद्भुत है कि वाह क्या लिखा है। और अगर कहीं ये पीपल से इट इज फिक्शन, ये काल्पनिक है, तो वो महाअद्भुत है। ओह माय, बिकॉज आपने सोचा कैसे? इमेजिनेशन। सही बात है। ऐसी इमेजिनेशन तो हो ही नहीं सकती। ऐसी आई फील जो हमारी जो सभ्यता थी, वी आर वे अहेड। एक जो सिविल हमारा पीक था, अगर आप पढ़ें मतलब जो चीजें हैं, आप आज से भाई अगर मैं 200 साल पहले बात कर लूं या 300, कि भाई ग्रेविटेशनल पुल कोई चीज होती है तो पता ही नहीं था लोगों को, बट जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो महाभारत में है। भीम कहते थे जी को जो हाथी को सूंडों से पकड़ के उसमें 10,000 हाथी का बल था, उठा के फेंकता था और हाथी वापस ही नहीं आता था, अंतरिक्ष में चला जाता था। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल से वो हाथी ऊपर चला गया। लाइव टेलीविजन, भाई संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत जो लाइव दिखाई, आज हम घर बैठ के वर्ल्ड कप देखते हैं ना जी। सो दीज थिंग, दैट मींस द टेक्नोलॉजी वाज देयर। अब कहते हैं कि जो दुर्योधन था वो उनके जो जब पैदा हुआ तो एक मांस का लूथड़ा था सिर्फ, तो फिर वो जो वेद व्यास जी आए उसके 100 टुकड़े किए और घड़ों में। तो टुडे आप ये कहते रहे जी किस तरह कैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, क्या क्या ये सब चीजें हैं। हाँ। तो इसीलिए अगर एक लोग कहने इट इज फिक्शन, तो इट इज इवन ग्रेटर, ये मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत सुंदर बात है। अब हमने सभी से कुछ कुछ सुना है। राहुल जी, आपके भी जो कर्ण का की जो भूमिका है उसके कुछ अगर डायलॉग्स हम यहाँ सुन सकें, फिर दीप्ति जी आप भी तैयार रहिएगा, आपसे भी सुनेंगे। जब कुंती माता आती है कर्ण के पास, और पहले इंद्र आके उसके कवच और कुंडल ले जाते हैं, कुंती माता आके प्रोमिसेस ले जाती हैं कि मेरे सारे पुत्र जिंदा रहे, तो कर्ण वैसे ही बहुत परेशान है कि वही मेरे को कभी मेरी माँ ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब कुंती अपना संवाद करती है तो उसके बाद कर्ण बोलता है, जिसको मरने को धारा में तुम अपने हाथ बहा आई, अब कैसे पुत्र कहा उसको, कैसे ये ममता उमड़ आई।
जिसको तन के मल समान मृत्यु के दर्पण छोड़ दिया, उस दीनहीन उस पतित दलित से अब कैसे रिश्ता जोड़ दिया। तुम ठकुरानी मैं दीनहीन, क्यों अपना मान गिराती हो। तुम कुलशीला मैं गोत्रहीन, क्यों पुत्र बना अपनाती हो। देवी मेरी माता कहलाने का केवल राधा माँ को है अधिकार, उसका स्वत्व नहीं पाओगी तुम, चाहे ले लो जन्म हजार। वाह। और फिर लास्ट में बोलता है, जब सूर्य पुत्र को सूत पुत्र कहकर समाज ने था धुतकारा, तब तुमने आगे आकर माता क्यों ना मुझको पुचकारा। इतने अपमान सहे हैं जीवन भर, क्या लेकर मान करूंगा मैं। राधा का सुत बन जिया हूं और राधा का ही सुत बन मरूंगा मैं। मान वंश पद मान प्रतिष्ठा मुझे हिला ना पाएगी, मेरी माता जीवन दाता राधा ही कहलाएगी। परंतु आज अचानक अपना बेटा याद तुम्हें क्यों आया है, पत्थर जैसी छाती पर दूध उतर क्यों आया है। सो ऐसा है हमारा संवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और राहुल जी, मैं तो हमेशा कहती हूँ और मैं एक बार फिर कहूंगी और सबके सामने कहूंगी कि राहुल जी की आवाज की तो मैं दीवानी हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत। दीप्ति जी। हाँ जी। अब आप कहा था ना सत्या ने तैयार है, मैं आपको हाँ, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। वैसे मैं सूत्रधार हूँ इस प्ले की, तो मेरे इतने ब्यूटीफुल पोएटिक वर्सेस नहीं हैं। और लेकिन सर ने बहुत ही खूबसूरती से धरती माँ के दृष्टिकोण से जो महाभारत जिस तरह से बताई है, और इसकी शुरुआत होती है जब माँ अपनी वेदना बता रही है, और क्योंकि बाकी का पूरा तो मेरा नरेशन चलता है जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड है कि ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, आगे चलती जाती है। सिर्फ एक शुरुआत, जैसे शुरुआत होती है उसमें धरती माँ बता रही है कि उसके ऊपर क्या बीता है, ऑडियंस तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है कि, और जैसे कि आपने बोला कि ये सब हम सब कुछ आजकल के टर्म्स में रेलेवेंट है, इट्स रेलेवेंट टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो धरती माता कहती है कि अपनी गहन वेदना को मैं शब्दों में तोल रही हूँ, कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई मैं धरती बोल रही हूँ। देखा आपने महाभारत, कैसा दुर्भाग्य मेरे इस पुत्र ने, इस मनुष्य ने, इसके अहंकार ने, इसकी कलुषित उद्दाम वासनाओं ने मेरे करुणा और ममता से भरे हृदय को रणक्षेत्र बना दिया। मुझ पर स्वामित्व पाने के लिए इसने इतना रक्तपात किया, इतना रक्तपात किया कि मेरी देह का रोम रोम रक्त रंजित हो उठा। फिर समझाती है, ओ मेरे पुत्रों, कब तक करोगे मुझ पर ये विनाश का तांडव, कब तक होगा मुझ पे महाभारत। फिर महाभारत का मतलब समझाती है कि महाभारत की वजह से क्या क्या हो रहा है। महाभारत मनुष्य की विनाश लीला, महाभारत संबंधों के मूल्यों की हत्या, महाभारत इतने नृशंस दृश्य कि मेरी देह का रोम रोम सिहर उठा। मैं चाहती तो इस हृदय विदारक दृश्य को देखते ही प्रकंपित हो उठती, और मेरे इस भूकंप में वो ये कहती है, मैं चाहूं तो मैं सब कुछ नष्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं चुपचाप देखती रही क्योंकि मैं धरती हूँ। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्थिरता है। मेरे इस भूकंप में सब कुछ नष्ट हो जाता, किंतु मैंने स्थिर रहकर धरा होने का धर्म निभाया। मैं देखती रही महाभारत, जिसमें धर्म जीत कर भी हारा और अधर्म हार कर भी ठहाके लगाता रहा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके आगे फिर नरेशन शुरू हो जाती है। और इसमें एक पॉइंट जहाँ पे द्रौपदी का आपने कहा कि द्रौपदी के पहले तो उसका अभिमान दिखाते हैं, लेकिन बाद में तो उसमें धरती माता का थोड़ा सा सपोर्ट रहता है कि वो बताती है कि स्त्री पे क्या बीत रही है, तो स्त्री का दृष्टिकोण बताती है। तो आपको देखना चाहिए। बाकी तो बिल्कुल इतना सुंदर, मतलब इतनी सुंदर ये पूरी की पूरी चर्चा है कि इसका अंत करने का मन तो नहीं करता। लेकिन चलते चलते मैं एक सवाल यहाँ जरूर पूछना चाहूंगी, और आपको मैं क्या कहूँ, हम सभी लोग जब से हमने आपको कुली में देखा, बहुत सारे विलेनस जो किरदार है उनको निभाते हुए देखा, लेकिन जो सहृदय, एक कवि हृदय आपके अंदर बसता है, मुझे लगता है वो पक्ष तो शायद अभी पिछले कुछ सालों में लोगों के सामने मतलब दिख रहा है, क्योंकि जो आपने लिखा है कमाल है। पद्य में इतनी सुंदरता से महाभारत को प्रस्तुत करना बहुत 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 सुंदर। पुनीत जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये कवि हृदय हमेशा से बचता था क्या था कि बेसिकली आई एम नॉट अ पोएट, हाँ, आई हैड टू टेक हेल्प फ्रॉम माय some other team of writers,
थॉट हमारा है, फिर उसको कहीं पे, बिकॉज आई एम नॉट अ पोएट कि मैं उसको पद्य शैली में पूरा उसको लिख पाऊं, बट थॉट होना क्या चाहिए भाई। एक जब सीन हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सीन को शुरू कहां से करेंगे, फिर वो के बीच में क्या होगा और किस पराकाष्ठा तक जाएगा और कहां उसे खत्म करेंगे, वो बहुत जरूरी है। तो जो थॉट, और जब अगर मैंने कुछ कहा तो दूसरे ने क्या कहा, तो हम प्रोज में उसको लिखते थे, प्रोज में लिखकर फिर किस तरह उसको पद्य शैली में उसको डाला, फिर वी हैड पीपल हु वर हेल्पिंग अस इन दैट। तो ये जो धरती धरित्री का जो दृष्टिकोण, ये दैट इज माय, वो हमने, और बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जब हम महाभारत की मूल कथा पढ़ते हैं या जिन्होंने भी बी आर चोपड़ा जी की महाभारत देखी, उसमें ये जो एस्पेक्ट है ये हमें देखने को नहीं मिलता है। पर्टिकुलरली आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट कि वो एक स्त्री का दृष्टिकोण है, जैसे आपने इसमें कहा। बिकॉज क्या था कि इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड शो। एक द्रौपदी है, पूरी महाभारत तो बना नहीं सकते, कुंती है, बहुत लोग हैं जी, अपना गांधारी माता है, 3 घंटे में कैसे खत्म करें। तो बेसिकली हम गांधारी के पहले सीन्स लिखे हुए थे, हमने उसको यूज नहीं किया। कुंती माता का एक सीन हमने जरूर डाला, वो पहले भी उनके सीन्स थे, पर हमें निकालना पड़ा हमें। तो था कि एक फीमेल एक एस्पेक्ट भी आना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमने वो धरती माता के थ्रू हमने अभिव्यक्त किया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हाँ, जैसा कि सिद्धांत जी ने कहा, राहुल जी ने भी कहा, अगर मैं मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव है एक लाइन में बोलूं तो इस जैनजी समाज को महाभारत इसलिए देखना चाहिए कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है आज भारत का जन जन देखना चाहता है, आप वो भी लेकर आएंगे और आई एम 100% श्योर कि उसमें भी सफल रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप यहाँ श्री कृष्ण की आप पर कृपा बनी रहे और आपका ये शो चलता रहे। धन्यवाद।